तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो कि आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कहीं पर अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें, हमने आपसे कहा था गोल्ड एंड विद्या क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराने की। तो देखिए जो भी गोल्ड और विद्या क्वेश्चन बैंक आए हैं किसी में भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं दिए गए। जितने भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आप लोग बुक्स से हिस्ट्री कीजिए, क्योंकि गोल्ड और विद्या क्वेश्चन बैंक में पूरा आपका सिलेबस कवर नहीं किया गया, तो उसको हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमने आपका एक पोल भी डाल दिया है अपने कम्युनिटी में, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पर चैप्टर से, सबका हम पूरा आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। और यहाँ पे आपका जो भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से रेगुलर मिलता रहेगा। तो आज है आपका आरएसी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है। रेफ्रिजरेटर का नाम तो सुना होगा, लगभग सभी के घर में होंगे, और उसका मतलब तो आप लोग जानते होंगे क्या करता है वो क्या करता है कि आपका जो सराउंडिंग रहता है यानी बाहर का जो तापमान रहता है उसको क्या करता है, वह उसको बराबर कर लेता है। मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है मान लीजिए गर्म है, तो आप लोग रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं उसको, मान लीजिए साग सब्जी फल फूल ये सब रहते हैं उसको आप लोग सेफ्टी के तौर पे आप लोग फ्रिज में रख देते हैं। ओके, तो कुछ यही रोल इसका भी है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है पहले इसको बताते हैं, उसके बाद आपका क्या ऑप्शन सही है उसको देखते हैं। जो आपका रेफ्रिजरेशन होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी पदार्थ के जो भीतर की उष्मा होती है, किसी पदार्थ के भीतर की जो हीट होती है उसको हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हम नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार हम उसको बाहर निकालते हैं। मतलब ये हो गया कि प्रशीतन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पदार्थ के भीतर की उष्मा को नियंत्रित परिस्थितियों से बाहर निकाला जाता है। या आप लोग बोल सकते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो पदार्थ का टेम्परेचर रहता है उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है, तथा उसी कम तापमान पर उसे हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक हम उसको बनाए रखते हैं। इस प्रकार प्रशीतन से तात्पर्य यह होता है कि जिस पदार्थ का तापमान पहले से ही उसके सराउंडिंग तापमान से कम होता है, ध्यान से सुनिए, जिस पदार्थ का जो टेम्परेचर है, जिस पदार्थ का मान लीजिए जो टेम्परेचर है, ओके, पदार्थ का टेम्परेचर अगर पहले से ही कम है, ओके, पहले से ही कम है, तो उसके भीतर से जो लगातार उष्मा होती है उसको हम बाहर निकालते रहते हैं। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को उस बॉडी में डालते रहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, रिमूव्स हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्स इट टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी। मतलब पहले से लो रहता है, उसके बाद उसके भीतर हम लगातार उष्मा को बाहर निकालते रहते हैं, यानी उसमें हम हाई टेम्परेचर को डिलीवर करते रहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वह सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिमूव्स हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्स इट टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है और सभी रॉन्ग है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपका कह रहा है कि 1 ton of refrigeration means that the heat removing capacity, मतलब जो 1 टन रेफ्रिजरेशन जिसे हम 1 TR लिख सकते हैं, 1 टन रेफ्रिजरेशन को हम 1 TR से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स दैट द हीट रिमूविंग कैपेसिटी, मतलब जो 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है उसकी हीट रिमूविंग कैपेसिटी लगभग कितनी होती है, उसकी हीट रिमूविंग कैपेसिटी लगभग कितनी होती है। तो इसको देखिए, एक अगर आपका थियोरेटिकल एग्जाम होता तो यह आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता था, क्योंकि यह आपका क्या है, यह आपका एक डेरिवेशन की तरह निकलता है। तो इसका तो जो डायरेक्ट आंसर है बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वह हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। अब ये कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है वो होता क्या है। 1 TR का मतलब होता क्या है, 1 TR मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब होता क्या है। सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, तो इसको भी हम बताते हैं।
जो आपका 1 TR यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन जो होता है उसे हम कैसे दिखाएंगे आपको हम बताते हैं। देखिए यदि 1 टन मतलब 1000 किलो, यदि 1 टन बर्फ को, 1 टन का मतलब 1000 किलो, यदि 1000 किलोग्राम बर्फ को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए एक समान दर से किसी विशिष्ट स्थान, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे उसको हम पिघलने के लिए रख दें। ओके, 1000 किलोग्राम आपका बर्फ है, 1 टन आपका बर्फ है, उसको अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको अगर हम 24 आवर्स के लिए एक समान दर से किसी विशिष्ट स्थान पर अगर हम उसको पिघलने के लिए रख देते हैं तो उस स्थान से वह कुछ न कुछ हीट को ऑब्जर्व जरूर करेगा, तो जब हम उसको पिघलने के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, तो उस स्थान से अवशोषित उष्मा की मात्रा, ठीक, अवशोषित उष्मा की मात्रा जो होती है या प्रशीतन प्रभाव की मात्रा, अवशोषित उष्मा की मात्रा या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जो मात्रा होती है उसी को 1 TR कहते हैं। और 1 TR इक्वल टू होता है 210 किलो जूल पर मिनट। इसको अगर हम डिराइव करते तो थोड़ा आपको समझ में भी आता है, काफ़ी लॉन्ग है तो यहाँ पे आपको सब समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इतना समझिए कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट होता है। कहीं कहीं पर इसको आप लोग लिख सकते हैं 232.6 किलो जूल पर मिनट। अगर ऑप्शन में ये दिया रहे तो इसको लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 210 है तो आप लोग इसको लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि अगर यह क्या कह रहा है कि हीट एक्सट्रैक्टेड, ओके, और वर्क डन, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है वह हीट आपका जितना एब्जॉर्ब कर रहा है और जो वर्क डन है मतलब हीट, मतलब ये हो गया कि इसका जो हीट एक्सट्रैक्ट, मतलब हीट एक्सट्रैक्ट अपॉन वर्क डन, हीट एक्सट्रैक्ट अपॉन वर्क डन, ओके, इसको क्या कहेंगे, इसको लिख सकते हैं आप लोग Q अपॉन W। क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन W। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं आप लोग COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वह किसी रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित की गई उष्मा यानी एक्सट्रैक्ट की गई उष्मा और उस जो भी आपका रेफ्रिजरेंट होता है उस पर किया गया कार्य का अनुपात होता है, यानी हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन इज कॉल्ड COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है, और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। So guys, it's that simple. If any question, just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग जल्दी फिलो ऐप डाउनलोड कर लें और इस कोड के माध्यम से आप लोग अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द COP इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। द COP इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एक कह रहा है कि जो COP होता है वह हीट इंजन की दक्षता का, मतलब जो COP और जो हीट इंजन की दक्षता होती है क्या वो दोनों सेम होते हैं,
रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हीट इंजन जो होता है उसकी इफ़िशियंसी और सीओपी के बारे में। तो हीट इंजन जो होता है, देखिए सीओपी को हमने तो बताया कि जो सीओपी होता है वह आपका हमेशा 1 से अधिक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वह आपका 1 से अधिक होता है। और अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी क्या होती है, 1 से कम होती है। ध्यान से सुनिए, सीओपी हमेशा 1 से अधिक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इफिशियंसी जो होती है वह लेस देन आपका 1 होता है। ओके, लेस देन 1 होता है। तो इसमें पूछा है कि सीओपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात कर दी गई, जैसे हीट पंप की बात कर दे, हीट इंजन की, तो यहाँ पे हीट इंजन की बात कर दिया है। तो अगर हम हीट इंजन की इफिशियंसी की बात करें तो हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, जो भी आपकी हीट इंजन की इफिशियंसी होती है वह लगभग 1 से अधिक होती है। ओके, तो कह रहा है इन दोनों में पारस्परिक संबंध क्या होता है, तो 1 से मतलब 1 से अधिक उसका भी सीओपी हो गया और 1 से अधिक इसकी इफिशियंसी लगभग हो जाती है। केवल कहा जाता है, 100% होती नहीं है, माना जाता है। जैसे 100% कोई वस्तु काली नहीं है, 100% कोई आइडियल गैस नहीं, उसी प्रकार से इफिशियंसी भी 100% 1 नहीं होती, लेकिन उसको मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। द सीओपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन। क्या यह ट्रू है, तो यह आपका ट्रू है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, मतलब सीओपी के बारे में तो आपने पढ़ लिया, सीओपी के बारे में तो आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ा आपने, सीओपी के बारे में आपने पढ़ा है Q अपॉन W, यानी हीट अब्स्ट्रैक्टेड, हीट अब्जॉर्ब अपॉन आपका वर्क इनपुट, या आप लोग कह सकते हैं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब यहीं पे ये कह रहा है कि जो रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ, जो रिलेटिव सीओपी होता है वो क्या होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, जो आपका रिलेटिव सीओपी होता है वो क्या होता है, जो रिलेटिव सीओपी होता है वह आपके एक्चुअल सीओपी, मतलब जो वास्तविक सीओपी होता है, अपॉन जो सैद्धांतिक सीओपी होता है। ध्यान से सुनिए, एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल। ओके, एक तो एक्चुअल आपका निकल के आता है, एक आपका थियोरेटिकल हम जो निकालते हैं, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल, वही होता है रिलेटिव कोफिशिएंट। रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू एक्चुअल सीओपी अपॉन थियोरेटिकल सीओपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअल सीओपी अपॉन थियोरेटिकल सीओपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज 1। ध्यान सुनिए, इज ऑलवेज डॉट 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 1। कह रहा है कि सीओपी जो होता है वह हमेशा 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, अथवा 1 के बराबर होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो भी सीओपी का मान, अर्थात 1/ईटा जो होता है, 1/, इसका मान जो होता है वह हमेशा 1 से अधिक होता है। अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो वह हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन अगर सीओपी की बात करें तो हमेशा 1 से अधिक होता है। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीओपी और इफ़िशियंसी में क्या अंतर है, तो दे सकता है कि सीओपी जो होता है क्या वह हमेशा 1 से अधिक होता है, तो यह सही हो जाएगा। इफ़िशियंसी 1 से कम होता है तो आपका यह सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीओपी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि द सीओपी ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी डॉट 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 एज कम्पेयर टू सीओपी, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है किसी कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, वह सर्दियों में गर्मी की तुलना में अधिक होगा या कम होगा या सेम होगा। मतलब जो आपका रेफ्रिजरेटर है, कार्नोट इंजन के बारे में सुना होगा आपने, कार्नोट साइकिल के बारे में सुना होगा आपने, उसमें पढ़ा था आपने थर्मल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते थे, आइसेंट्रोपिक होता था, थर्मल होता था, बहुत सारे प्रोसेस होते थे। तो इसमें ये कह रहा है कि जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता है वह विंटर में
जो कार्नाट रेफ्रिजरेटर होता है उसका सीओपी जो होता है वह ठंडी के मौसम में गर्मी की तुलना में क्या अधिक होगा या कम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइयर। राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइयर, यानी द सीओपी ऑफ ए कार्नाट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी हाइयर एज कंपेयर टू सीओपी इन समर, मतलब गर्मी की तुलना में विंटर में सीओपी जो होता है वह हाई होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, कह रहा है कि प्रति टन जो रेफ्रिजरेशन होता है उसकी शक्ति कितनी होती है। पर टन रेफ्रिजरेशन जो होता है उसकी शक्ति कितनी होती है, तो देखिए अगर आप जब हमने बताया था कि अभी डिराइव्ड करने का जो आपका आया था 210 किलो जूल पर मिनट आया था 1 टन इक्वल टू, इसमें अगर हम डिराइव्ड करते हैं तो इसको आप लोग किलो कैलोरी और मिनट में भी निकाल सकते थे, इसको आप लोग किलो जूल पर सेकेंड में भी निकाल सकते थे। तो यह जो होता है यह आपका होता है, क्या होता है, टन अपॉन सीओपी होता है, टन अपॉन सीओपी होता है। तो उस टन को जब हम और तरफ से किलो जूल पर मिनट में अगर हम उसको चेंज करते हैं या किलो जूल पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो आपका आता हुआ 3.5 आता है, टी आर जो है वह 3.5 किलो जूल पर सेकेंड आ जाता। ध्यान से सुनिए, जो आपका टी आर आ जाता है वह आ जाता 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, और अपॉन सीओपी तो होता ही अभी हमने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3.5 अपॉन सीओपी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, यानी प्रति टन रेफ्रिजरेशन की जो शक्ति होती है वह 3.5 अपॉन सीओपी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि द सीओपी ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज एज कंपेयर टू ए डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, मतलब जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसकी सीओपी जो होती है डोमेस्टिक एयर कंडीशनर से, यानी जो घरेलू एयर कंडीशनर होता है उससे अधिक होता है, कम होता है या सेम होता है। तो ध्यान से सुनिए, जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसका सीओपी जो होता है वह डोमेस्टिक एयर कंडीशनर से कम होता है, यानी लेस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ऊपर आपका क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था इसलिए हायर कहा गया था, यहाँ पे कुछ और पूछा गया इसलिए लेस कहा गया है। तो आप लोग एकदम अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अगर दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ, मतलब जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसकी कैपेसिटी कितने टन के रेंज में होती है। तो जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो रेंज होता है टी आर का वह होता है 0.1 से लेकर 0.3 टी आर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए जो राइट आंसर है हम उसी को बता रहे हैं, आप लोग उसी राइट आंसर को ही देखिएगा, ताकि अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में विकल्प पढ़े भी रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा कि हाँ हमने ये ऑप्शन पढ़ा था। लेकिन कभी कभी आप लोग धोखा भी खा सकते हैं, जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, और एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था हायर लेस सेम मोर में, तो वहाँ पर ग्रेटर था लेकिन यहाँ मोर है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका द कैपेसिटी ऑफ है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ, मतलब जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसकी कैपेसिटी कितने टन के रेंज में होती है, तो 0.1 से 0.3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के रेंज में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, यानी जो आपका एयर रेफ्रिजरेटर होता है वह किस साइकिल पर कार्य करता है। तो साइकिल्स के बारे में आपने तो अभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर थर्मल में, कि वहाँ पे आपने पढ़ा होगा रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में, बेल कोलेमन साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर बताना तो उचित है नहीं, क्योंकि सभी बहुत विस्तार से इन सब का डायग्राम बनता है, ऐसे ऐसे पूरा विस्तार पूर्वक डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे इतना टाइम है नहीं आपके पास, आपका एग्जाम भी नज़दीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका एयर रेफ्रिजरेटर होता है वह आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल पर भी वर्क करता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर भी वर्क करता है, और बेल कोलेमन साइकिल पर भी वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी जो एयर रेफ्रिजरेटर होता है वह आपके रिवर्स कार्नोट साइकिल पर भी वर्क करता है और बेल कोलेमन साइकिल पर भी वर्क करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है इसका यूज हम
कहाँ पर करते हैं? तो जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है इसका यूज हम करते हैं गैस को लिक्विफाइड करने में। जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है इसको हम गैस को लिक्विफैक्शन के लिए करते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस लिक्विफैक्शन। गैस लिक्विफैक्शन, तो ध्यान रहे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज हम गैस लिक्विफैक्शन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि द सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। मतलब ये कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, द सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, मतलब जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है उसके लिए रेफ्रिजरेटर की सीओपी, ओके, द सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर का सीओपी निकालना है जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे कार्य कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन देखिए सीओपी जरूर आप लोग निकालिएगा, क्योंकि सीओपी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट पंप की सीओपी कितनी होती है, हीट इंजन की सीओपी कितनी होती है, और आपका हीट इंजन की सीओपी कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका पूछा है द सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे कार्य कर रहा है। तो जो रेफ्रिजरेटर का सीओपी होता है वह होता है आपका T1 अपॉन T2 माइनस T1, T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पे T1 क्या है? यहाँ पे जो T1 है आपका, यह आपका लोवेस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और T2 जो है आपका यहाँ पे हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, तो आपका ये क्या हो गया? आपका यह हो गया T1 अपॉन T2 माइनस T1, T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया आपका किसका? रेफ्रिजरेटर का सीओपी। तो इसका देखिए विस्तार भी दिया रहता है, बट यहाँ पे आपको विस्तार नहीं निकालना है। विस्तार निकालना होता तो आपको पूरा वो क्या बोलते हैं समझना पड़ता, डेरिवेशन, बट यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। ओके, तो आपका होगा T1 अपॉन T2 माइनस T1, राइट आंसर हो जाएगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज हीट एब्जॉर्ब। मतलब कह रहा है कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन में जो हीट रिजेक्ट की जाती है क्या वह हीट एब्जॉर्ब से कम होती है? मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो भी हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं वह हीट रिजेक्टर से कम होता है या अधिक होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, जो हीट रिजेक्ट होता है वह हीट एब्जॉर्ब से अधिक होता है। जो भी हम लोग हीट रिजेक्ट करते हैं वह हीट एब्जॉर्ब से अधिक होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन। मतलब इन अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब। मान लीजिए अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं लेकिन हमारा खर्च 12 रुपये हो रहा है। ओके, यही इसका कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सीओपी ऑफ ए हीट पंप, द सीओपी ऑफ ए हीट पंप working on a reversed Carnot cycle is, the COP of a heat pump working on a reversed Carnot cycle is। मतलब इसमें हीट पंप की COP के बारे में पूछा गया है जो कि रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका T2 अपॉन T2 माइनस T1, T2 अपॉन T2 माइनस T1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका T2 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी आपका गलत भी हो सकता है। तो देखिए कैसे, कभी कभी आपने व्युत्क्रम के बारे में पढ़ा होगा, व्युत्क्रम के बारे में पढ़ा होगा, तो ध्यान से सुनिए, इसको बताते हैं। अगर यहाँ पे हीट इंजन का पूछ लेता तो हीट इंजन का क्या होता है? जो हीट इंजन होता है उसका हो जाता आपका, उसका क्या होता? उसका होता T1 माइनस T2 अपॉन T1। लेकिन यहाँ हीट पंप के बारे में पूछा तो हीट पंप का होगा T2 अपॉन T2 माइनस T1, T2 अपॉन T2 माइनस T1। अगर ऑप्शन में आपका दे दिया है, अगर आपका कहीं पे ऑप्शन में दे दिया है अगर T1 अपॉन T1 माइनस T2, T1 अपॉन T1 माइनस T2 दे दिया है तो भी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे T2 अपॉन T2 माइनस T1 दिया है तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो ये होता है कि जब देगा ना तो आपका वहाँ नीचे लिख देगा कि T1 जो है वहाँ पे आपका हाइयर है या लोअर है। ठीक, तो यहाँ पे जो T1 हमने लिया है उसको लोअर मान के लिया है। जैसे जैसे आप प्रूव करेंगे T1 को यहाँ पर हमने लोअर ले लिया है, कोई लोग T1 को हाइयर मान लेते हैं। ओके, अगर आप लोग मान लेते हैं, देखिए
एक तरीका और है समझने का। जो हीट पंप होता है, अगर आपका ऊपर T2 है तो ध्यान से सुनिएगा, नीचे T2 माइनस T1 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि T2 अपॉन T1 माइनस T2, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका ऊपर T1 है तो नीचे T1 माइनस T2 ही रहेगा, मतलब जो ऊपर है उसमें से ही सेकंड वाले को घटाना है। तो यह हो गया आपका हीट पंप का। तो आपका चैप्टर नंबर 1 के इतने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे, जिसको हमने बता दिया। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि डायग्राम वाले हैं, उनको भी हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। और अगली ही वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 2 के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है कि कब किस ब्रांच का वीडियो आने वाला है। धन्यवाद।